हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे इंडिया और वेस्ट एशिया को। वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जो लगातार न्यूज़ में है और पिछले एक साल के अगर आप करंट अफेयर्स को देखें तो वहाँ इस रीजन में तरह तरह की बातें होती हैं। तो हम करंट इवेंट्स को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हुए पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये रीजन अगर वेस्ट एशिया कहलाता है तो इसको हम मिडिल ईस्ट के नाम से क्यों जानते हैं? तो देखिए, अगर आप एशिया को देखिए, महाद्वीप को, तो उसके ईस्ट में ही है। ऐसा तो नहीं है। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में तो जापान वगैरह है ना। हम साउथ में हैं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है। इस तरह एशिया को आप देख सकते हो। इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है क्योंकि यूरोप से अगर आप देखो तो यूरोप के ईस्ट में क्या है? इंडिया है। वो कहते हैं हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, और अगर वो ईस्ट की तरफ आते हैं तो उसके मिड सेक्शन में आता है रीजन, इसे कहते हैं मिडिल ईस्ट। वो इसलिए इसको मिडिल ईस्ट कहते थे। उनके लिए तो हम ईस्ट है, लेकिन एशिया के वेस्ट में है। क्लियर हुई चीज़ें? मान लो अगर आप एशिया के मैप को देखो तो एशिया के वेस्ट में आपको दिखेगा सऊदी अरेबिया वगैरह, साउथ में दिखेगा इंडिया पाकिस्तान वाला रीजन, नॉर्थ में दिखेगा रशिया का जो रीजन एशिया में आता है वो, और ईस्ट में क्या दिखेगा? ईस्ट में दिखेगा आपको जापान, कोरिया वाला रीजन। ठीक है, तो वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह का रीजन है। लेकिन अगर आप यूरोप से ईस्ट की तरफ आओ तो आप पहुंचोगे इंडिया, और इंडिया आने के रास्ते में पड़ेगा ये रीजन, इसलिए वो इसको कहते हैं मिडिल ईस्ट। तो एशिया का वेस्ट है, लेकिन यूरोप वालों का मिडिल ईस्ट, और क्योंकि यूरोप का कब्जा दुनिया भर पे था तो उसका नाम ही पड़ गया मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो आइए इस मिडिल ईस्ट के बारे में जानते हैं। अब पहली चीज़, मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं? क्या पाकिस्तान इसका पार्ट है? तो नहीं, ये ईरान से शुरू होता है, और आप कह सकते हैं इजिप्ट का जो रीजन है यहाँ तक, ये कह सकते हैं हम वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। वेस्टर्न एशिया में कई तरह की सिविलाइजेशंस थी, कई तरह की चीज़ें थी, इतिहास रहा है अपना। पर अगर हम करंट में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? वो यहाँ की ज्योग्राफी। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 वाटर बॉडीज़ यहाँ पर है। एक है मेडिटेरेनियन सी, जो यूरोप को वेस्ट एशिया से जोड़ता है, दूसरा रेड सी, और तीसरा पर्शियन गल्फ। इन तीनों के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स है। जैसे इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका नाम है बाबल मंदेब। अभी न्यूज़ में ये दोनों ही जगह न्यूज़ में है, क्योंकि यमन जो बिल्कुल बाबल मंदेब के साइड में है, यहाँ पर एक ग्रुप है हाउती रिबल्स। इन्होंने यहाँ से लगातार इस एरिया में गोलीबारी की, रॉकेट फायर की, इसलिए यहाँ से शिप्स नहीं निकल पा रहे हैं। अब यहाँ शिप्स निकलते क्यों हैं? तो देखिए, ये बेसिक ज्योग्राफी आप देख रहे हैं वेस्ट एशिया की। अगर आपको यहाँ से, आपको पता है सऊदी अरब में, यूएई में, ईरान में, कुवैत में बहुत सारा तेल और गैस मिलता है। ये तेल और गैस अगर आपको चाइना लेके जाना है, इंडिया लेके जाना है, तो आपके पास क्या रूट है? यही रूट है। ये 2 रूट्स हैं, और ख़ास तौर पे ये जो जगह है रेड सी, यहाँ पर इजिप्ट के आसपास एक कनाल बनाई गई थी, इसे कहते हैं स्वेज कनाल, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, और इसके थ्रू आप यूरोप होते हुए सीधा एशिया आ सकते हो, वरना आपको घूम के अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ता। तो ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए, एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए, इसलिए इसकी बहुत महत्व है। और रिसेंटली क्या हुआ था, यहाँ एक देश है इजराइल, यहाँ पे गाज़ा में एक ग्रुप है हमास, इसका युद्ध हो गया था इजराइल से। हमास और इजराइल के युद्ध में यहाँ नीचे हाउतीज बैठे हुए थे। इन्होंने कहा भाई हमास के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कोई भी शिप जो रेड सी से पास होगा, अगर वो इजराइल का या इजराइल के किसी मित्र का होगा, तो हम उसके ऊपर बमबारी करेंगे। और उस चक्कर में कई सारे कॉमर्शियल शिप्स जो यहाँ से गुजरते थे वो गुजर नहीं पा रहे थे। यहाँ एक ब्लॉकेड सा हो गया था, और इसलिए शिप्स को एक लंबा रूट लेके जाना पड़ता था अफ्रीका के नीचे से घूमते हुए, जो इस रीजन के लिए बहुत बुरी खबर है। इसलिए रेड सी, स्वेज कनाल एक तरह से यूरोप, एशिया को, और इवन अमेरिका और एशिया को कनेक्ट करता है। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इंडियन ओशन के बीच में रीजन जो है रेड सी का। पर्शियन गल्फ के आसपास आप देखें बहुत सारा ऑयल है, गैसेस है, तो यहाँ भी बहुत रेलेवेंस इस रीजन की भी। तो यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रेट हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब यहाँ पर है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है रेड सी। यहाँ जो आपको रीजन दिख रहा है ये, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, और इसे कहते हैं गल्फ ऑफ स्वेज, क्योंकि यहाँ ऊपर स्वेज कनाल है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है रेड सी। तो हमने समझ लिया इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ की। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें ये घटित हो रही हैं कि रिसेंटली ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए, जिसमें इन्होंने रॉकेट्स फायर किए, मिसाइल्स भेजे, ड्रोन अटैक किए। लेकिन वो जो रास्ता लेके गया, वहाँ पर रास्ते में आता है सऊदी अरेबिया और जॉर्डन, और इन्होंने इनके मिसाइल्स को ऊपर इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। और इवन इजराइल के पास भी ऐसा हुआ। तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इजराइल में कौन सी बेस है जिस पर ये हमला टारगेटेड था, तो वो है नेवेटिम बेस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले थोड़ा इतिहास जाने कि वेस्ट एशिया में विवाद क्या है। तो ये जो पूरा वेस्ट एशिया का रीजन है, क्या ये पूरा अरब का रीजन है? तो नहीं, यहाँ पर 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। इसको ज़रा समझेंगे। पहला कॉन्फ्लिक्ट है कल्चर का, यानी अरब वर्सेस
पर्शियन। ईरान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कंट्रीज जो है यहाँ पर वो मोस्टली अरबिक हैं। अगर आप देखो तो ये सारा जो इलाका है ईरान वाला, ये पर्शियन कल्चर वाला है। बाकी ग्रीन में जो आपको दिख रहा है ये सारे कौन से हैं, अरबिक। और यहाँ पर कह सकते हैं हैब्रू बोली जाती है। तो ये तो ज्यूज़ का अपना अलग रिलीजन भी है, अपना अपना अलग कल्चर भी है। ऊपर है टर्किश, क्योंकि यहाँ टर्किश बोली जाती है और ये इतिहास में ओटोमन एम्पायर का पार्ट थे। यहाँ इतना डिवीजन, इधर कुर्दिश ट्राइब्स घूमती है। लेकिन यहाँ एक मुख्य विवाद जो है ईरान का, जो है मुख्य विवाद अरबिया के साथ, क्योंकि इराक के कुछ रीजन में भी पर्शियन बोली जाती थी। तो बाकी सारी कंट्रीज अपने आप को अरबिक मानती हैं, लेकिन ईरान अपने आप को क्या मानता है, पर्शियन। तो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है अरब वर्सेस पर्शियन का, अरबिक कल्चर वर्सेस पर्शियन कल्चर। दूसरा विवाद है शिया वर्सेस सुन्नी। इस्लाम का सब सेक्ट है, एक शिया और एक सुन्नी। ईरान में मेजॉरिटी शियाज है, 90% से ऊपर शियाज है, और यहाँ की गवर्नमेंट भी शियाज को सपोर्ट करती है, दुनिया भर में जहाँ भी शियाज होते हैं। सऊदी अरेबिया असल में इस्लाम वर्ल्ड का सबसे लीडर माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की 2 सबसे महत्वपूर्ण साइट मक्का मदीना यहाँ पर है। लेकिन इसके बावजूद ये सुन्नीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ सुन्नी की मेजॉरिटी है और ये मानते हैं सुन्नी जो लोग ही असली इस्लाम को फॉलो करते हैं, शियाज फॉलो नहीं करते। तो इसलिए ये हर जगह सुन्नीज़ का दबदबा चाहते हैं और ईरान शिया का दबदबा चाहता है। तो ये पूरा रीजन, उसमें कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शियाज की अच्छी खासी जनसंख्या है, जैसे इराक, जैसे सीरिया, जैसे लेबनान, जैसे यमन। ये वो इलाके हैं जहाँ बहुत मात्रा में शियाज रहते हैं। तो जहाँ जहाँ शियाज हैं उनको सपोर्ट कौन करता है, उनको सपोर्ट करता है ईरान। तो यमन में है शियाज, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल सुन्नी गवर्नमेंट का था। तो यहाँ पर एक हाउती रिबल्स का ग्रुप बनाया ईरान ने, उसको सपोर्ट किया। और हाउतीज लगातार यहाँ की सरकार से लड़ते हैं, जो कि शियाज की सरकार है, जिसको सरकार को कौन सपोर्ट करेगा, सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो है सुन्नी गवर्नमेंट। और उसके विरोध में जो रिबेल ग्रुप है सऊदीज, इसको कौन सपोर्ट करेगा, ईरान। ठीक इसी तरह लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, ये भी शियाज का ग्रुप है, शिया ग्रुप है, इसको भी कौन सपोर्ट करता है, ईरान। सीरिया में अलग बात है, सीरिया में सरकार ही शियाज की है, यहाँ पर असद है, असद अल बशर, और उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, अगेन ईरान। इराक में भी लगातार कॉन्फ्लिक्ट है शिया ग्रुप्स वर्सेस सुन्नी ग्रुप्स का। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मिलिशियाज है, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे असद हो, चाहे हाउतीज़ हो, चाहे आप यहाँ जो गाज़ा है, यहाँ पर भी एक है पैलेस्टाइनियन इस्लामिक जिहाद करके ग्रुप है, जो अगेन एक शिया ग्रुप है। इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान को। ईरान सपोर्ट करेगा इन सबको। ईरान की इवन मिलिट्री का एक पार्ट है IRGC, जो इस तरह के काम करता है, जो बाहर देशों में जाके मिलिटेंसी को बढ़ावा देता है। तो आपसे पूछा जाए हाउतीज़ कहाँ है, तो यमन में, हिजबुल्लाह कहाँ है, तो लेबनान में, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद कहाँ है, तो गाज़ा में। और इन सबको कौन सपोर्ट करता है, तो ईरान। ईरान की एक तरह की आर्मी का डिवीजन है, ईरानियन या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जैसे इंडिया की CRPF होती है, इन्होंने लड़ने के लिए बाहर एक IRGC बनाई हुई है। उसके अंदर एक कुड्स आर्मी है जो विदेशों में जाके लड़ती है। तो होता यह है कि इनके आर्मी के जनरल कभी इराक में, कभी सीरिया में बैठे रहते हैं और इजराइल या सऊदी अरेबिया के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, अमेरिका के खिलाफ। तो इसलिए इनको मारने के लिए इनके जनरल्स ना जाएं इराक और सीरिया, ये प्रयास लगातार रहता है इजराइल का, अमेरिका का और सऊदी अरब का। तो इसीलिए हाल ही में जब इनके जनरल सीरिया में थे, तो इजराइल ने कुछ फायरिंग करके यहाँ पर इनके जनरल्स को मार गिराया। और क्योंकि इनके जनरल्स मारे गए, लगभग 12 इनके बड़े ऑफिशियल्स मारे गए थे, तो उसके बदले में ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, ठीक है। और इजराइल में मुस्लिम्स नहीं है, इजराइल में ज्यूज़ रहते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन यहाँ शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो किसके बीच है ये, इसके 2 मुख्य लीडर हैं। शिया ग्रुप का लीडर कौन है, सऊदी अरेबिया, और सुन्नी ग्रुप का लीडर कौन है, गलत लिख दिया, सॉरी माफ कीजिएगा। शिया ग्रुप का लीडर कौन है, ईरान, और सुन्नी ग्रुप का लीडर कौन है, सऊदी अरेबिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इन 2 देशों के बीच में विद इन इस्लाम है। ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टाइन का, जो विवाद है ज्यूज़ वर्सेस मुस्लिम्स का। यहाँ यहूदी इजराइल में कब्जा करके बैठे हुए हैं और पैलेस्टीनियन जो है उनको सपोर्ट करते हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर पे अरबिक कंट्रीज, कहते हैं ये इस्लाम का है और इजराइल इलेजिटिमेट स्टेट है। तो यहाँ अलग विवाद है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर एक ग्रुप है हमास। हमास असल में एक सुन्नी ग्रुप है। सुन्नी ग्रुप होने के बावजूद इसको लगातार ईरान सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान अपने आप को इस्लाम वर्ल्ड का लीडर दिखाना चाहता है, जबकि सऊदी अरेबिया खुद को लीडर दिखाना चाहता है। तो हमास को सपोर्ट करके ईरान दिखाता है कि भाई हम सिर्फ शिया के नहीं, इस्लाम के भी सपोर्टर हैं। शिया सुन्नी से हम बढ़ के बात करते हैं, जो भी सताया जाता है उसके लिए खड़े होते हैं, ठीक है। इसी चक्कर में अगर आप देखो तो पाकिस्तान में किसकी मेजॉरिटी है, सुन्नीस की मेजॉरिटी है। इसलिए पाकिस्तान के संबंध नॉर्मली ईरान के साथ अच्छे नहीं रहते, इसलिए पाकिस्तान ईरान के बीच में विवाद भी हुआ था हाल में। हालांकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सुन्नी ही है मेजरली मुस्लिम्स में, लेकिन
ईरान के बाद सर्वाधिक सुन्नी शिया कहीं पर है तो इंडिया में ही है। लखनऊ और कश्मीर के रीजन में बहुत सारे शिया सेक्ट के लोग भी इंडिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए इंडिया के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये बेसिक कंपटीशन क्या है शिया सुन्नी का समझ गया आपने, आई होप। पर्शियन अरबिक ये भी समझ लिया, और ये तो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ही है, और बाहर कौन सा है, ज्यू वर्सेस मुस्लिम्स, जो एक अलग विवाद है। ठीक है, तो कौन कौन सा ग्रुप कहाँ एक्टिव है, हिजबुल्ला, पीआईजी, हमास, हौतीज, आईआरजीसी कहाँ पर है, कुद आर्मी कहाँ पर है, ये सबको पता लग गया। अब इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज कौन कौन सी, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ कैस्पियन सी है, यहाँ रेड सी है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ बाबल मंदेब है, यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये स्वेज गल्फ ऑफ स्वेज है, और ऊपर यहाँ पर स्वेज कनाल है। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कंट्रीज कहाँ कहाँ हैं। देखो यहाँ पर इसराइल है, इसराइल में ये रीजन है वेस्ट बैंक का, और इधर है गजा। इसराइल के साथ जॉर्डन कंट्री है जिसका बाउंड्री लगता है वेस्ट बैंक से, ऊपर लेबनन है, लेबनन के साइड में पीली वाली सीरिया है, इराक, ईरान, ऊपर तुर्की, नीचे सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान, कुवैत यहाँ बिल्कुल कोने में है। तो ये सारी कहानी है जो आपको लोकेशन पता लग गई। आपसे पूछा जाए कि पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्रियां हैं, तो ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और ईरान होना चाहिए आपका जवाब। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं, इसमें आप सीरिया नहीं लिखेंगे, इसमें आप लेबनन नहीं लिखेंगे। अगर मैं मेडिटेरेनियन के आसपास की कंट्री पूछूं तो आप बोलेंगे सीरिया, लेबनन, इजराइल, इजिप्ट, टर्की। अब याद रखिए ये जो रीजन है इसे हम लेवांत का रीजन भी कहते हैं, इसे लेवांत भी कहा जाता है, रीजन को लेवांत भी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया डिफरेंस। अब देखिए अरबिक कंट्री सिर्फ यहीं पे नहीं है, इधर जो कंट्रीज है ना अफ्रीका की, इन्होंने भी अरबिक कल्चर को अपना लिया। इसलिए इस पूरे रीजन को मोरक्को से लेके आप कह सकते हैं इराक तक का रीजन कहलाता है मीना। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी नॉर्दर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो भी अरबिक कंट्रीज ही अपने आप को मानती हैं, जबकि ईरान ऐसा नहीं मानता। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, तो और क्या मेरा सवाल आपसे कि हमेशा ईरान और अमेरिका दुश्मन थे, तो नहीं। एक समय में ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएसए साथ थे, इनका बगदाद पैक्ट था, सेंटोसियाटो में साथ थे। बाद में ईरान में होती है इस्लामिक रेवोल्यूशन इन 1979। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इजराइल का दुश्मन बनता है ईरान, अमेरिका का दुश्मन बनता है ईरान। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन होने से पहले यहाँ पे शाह पहलवी की सरकार हुआ करती थी, उनका कंट्रोल था, उनका किंगडम था, जिसमें अमेरिका के साथ ये लोग यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे। अब आपका पहला सवाल होगा यूएसएसआर से क्या दुश्मनी है, तो याद रखिए यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, यानी किसी रिलीजन में मानती नहीं थी। इन सभी कंट्रीज को लगता था भाई हमारे देश के तो इस्लाम को ही खतरा है, तो इसलिए ये सब अमेरिका के साथ थी। लेकिन 1979 में होता है ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन, और खोमानी जो हमारे रिलीजियस लीडर है वो आते हैं कंट्रोल में, और ईरान बन जाता है अमेरिका का दुश्मन नंबर 1। 1979 से पहले 1948 में जब इजराइल का स्टेट बना था इनिशियली, तभी ईरान ने बोल दिया था कि हाँ बहुत अच्छा है, एक नया देश बना। ईरान ने स्वागत किया था इजराइल का, ठीक है। और 1979 के बाद असल में तख्ता पलटता है ईरान में, और उसके बाद ईरान बनता है अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन। और यही देखते हुए कि जब ईरान की गवर्नमेंट के जो किंग की हालत हुई, उसको देखते हुए सऊदी अरब को भी डर लगा कि हो सकता है हमारा भी तख्ता पलटना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी सुन्नी सेक्ट को और पुश करना स्टार्ट किया। उन्होंने वहाबी इस्लाम यानी कंजर्वेटिज्म एलिमेंट्स को दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। जब उनको और खतरा लगा सऊदी अरब के राजाओं को, तो वो अमेरिका के और करीब चले गए। यूएसए की मदद से उनको हथियार मिलने लग गए, उनको पैसा मिलने लग गया, जिससे वो जहां दुनिया भर में और कट्टरपंथ फैलाने लग गए, कंजर्वेटिज्म फैलाने लग गए। तो ये बेसिक कहानी है। और क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएसए के करीब आया, तो इसलिए उसकी दुश्मनी इजराइल से थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई, जबकि ईरान इनका नंबर 1 दुश्मन बन गया। क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया लगातार यमन में लड़ रहे हैं। यमन में हौती की सरकार को सपोर्ट कौन कर रहा है? हौती रिबल्स को ईरान। और उनके विरुद्ध में कौन लड़ती है? जो गवर्नमेंट वहाँ की है उसको सपोर्ट है सऊदी अरब का। सीरिया में असद को सपोर्ट है ईरान का, और उसके विरुद्ध जो मिलिशियाज है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करती है। तो उनका विवाद खुद में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इजराइल साइड हो गया था। इजराइल उल्टा अरबिक कंट्रीज के करीब आ रहा था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाल ही में हुआ अनाउंस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी जैसे हमने बोला कि यहाँ पर हौतीज बैठे हुए हैं और रेड सी के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसलिए देशों को बड़ी दिक्कत हो रही है। G20 में इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल और ग्रीस के थ्रू एक नया रूट बना, रेल रूट, सी रूट। और ये रूट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पड़ाव थे? जबेल अली का पोर्ट यूएई में, फिर अल गुफाइद यूएई, हरार सऊदी अरेबिया, रियाद सऊदी अरेबिया, अल हदीता
सऊदी अरब, हाइफा इन इजराइल एंड पिरेयस इन ग्रीस, इन सभी जो चीज़ों को जोड़ते हुए नया रूट बना, यानी आपको रेड सी जाना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अगर हौतीस हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेवलप करने की बात की गई। तो देखिए यहाँ पे सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, इसराइल भी है, जो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। तो वो दिख रहा था कि शायद वेस्ट एशिया में अब पीस आ जाए, शायद मिडल ईस्ट में शांति आ जाए। लेकिन ये सब होता इससे पहले ही हमास ने इसराइल में घुस के इसराइल के कुछ लोगों को बंदी बना के अपने देश में ले गए। हमास के कुछ ग्लैडिएटर उतरे वहाँ पर और हमले करने लग गए पैराग्लाइडिंग करते हुए, और फिर इसराइल ने हमला किया हमास के ऊपर, जहाँ बहुत से लोग गाज़ा में मारे गए। और इस चक्कर में मिडल ईस्ट फिर टूट के अलग अलग हो गया। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट लोकेशन, इसका नाम याद कर लीजिए। और जब ये हमला हमास करता है इसराइल के ऊपर, उन्हें उम्मीद थी इसराइल भी हमला करेगा तगड़ा, उन्होंने भी हमला किया, कई लोग मारे गए। इसी चक्कर में यहाँ पर कौन था, हौतीज, इन्होंने हमला स्टार्ट कर दिया। भाई रेड सी से किसी को गुजरने नहीं देंगे। अब सऊदी अरब कह रहा है जब इतने मुस्लिम मारे गए तो सऊदी अरब चुप कैसे रहेगा, वो इसराइल के साथ कैसे खड़ा दिख सकता है। तो वो सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अपने संबंधों को और कम करने लग गया। लेकिन इन सब को समझने से पहले ये भी ज़रूरी है कि इसराइल की क्या कहानी है, इसराइल की ज्योग्राफी कैसे है, वो भी जानते हैं। पहले समझते हैं इसराइल की ज्योग्राफी। ये नाम याद रखिए, हाइफा कहाँ पर है इसराइल में। हाइफा पोर्ट असल में अदानी ग्रुप डेवलप कर रहा है, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ओमान में दुकम का पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। ईरान में यहाँ पर चाबहार का पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जरा इसराइल की ज्योग्राफी के ऊपर। देखिए इसराइल एक बहुत ही खास लोकेशन पे स्थित है। इसराइल में देखिए ना, तो ऊपर है सीरिया, यहाँ पर है लेबनान। लेबनान में कौन सा ग्रुप एक्टिव था बताइए, हिजबुल्लाह, ठीक है। ईरान की और सीरिया के ऊपर किसकी कंट्रोल है अभी, तो असद गवर्नमेंट का, असद प्रेसिडेंट है यहाँ के। इधर कौन सी कंट्री है, जॉर्डन। यहाँ कौन सी कंट्री है, सीरिया। यहाँ कौन सी कंट्री है, लेबनान। ये इसराइल, ये इजिप्ट। इजिप्ट क्या, वो रीजन जो इसराइल से लगता है उसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला है। असल में पहले ये इसके ऊपर युद्ध के दौरान इसराइल ने कब्जा कर लिया था, बाद में इन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं आप गोलन हाइट्स, ये गोलन हाइट्स असल में सीरिया का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन इसके ऊपर कब्जा कर रखा है अभी इसराइल ने, लगातार इनके कब्जे में है, ठीक है। यहाँ है वेस्ट बैंक, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक की बाउंड्री लगती है जॉर्डन से। एक समय में जॉर्डन का कंट्रोल इसके ऊपर था, बाद में इसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। फिर बाद में इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट वहाँ की फाता गवर्नमेंट है। यहाँ पर है डेड सी, ये है सी ऑफ गैलिली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन कौन समझ लीजिए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, इजिप्ट, ये पूरा रीजन है। इस तरफ है मेडिटेरेनियन सी। इन जगहों के ऊपर किसका कंट्रोल कब है, कहाँ हुआ, ये भी जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझिए इसराइल की बेसिक ज्योग्राफी, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। ये इसराइल है, यहाँ पर ये छोटा सा इलाका गाजा स्ट्रिप का है, यहाँ पर स्थित है। इस जगह का नाम है गाजा स्ट्रिप। इसके ऊपर जिस मिलिटेंट ग्रुप का कब्जा है उसका नाम है हमास, ठीक है। ये है वेस्ट बैंक। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका नाम है फतह, फतह की सरकार यहाँ पर है। इनके पास थोड़ी ऑटोनॉमी है, यानी यहाँ पर फतह का कब्जा एक तरह से है, फतह गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्न करती है, जिनके पास थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है, लेकिन डिफेंस अभी भी इसराइल के पास ही कब्जे में है। यहाँ जॉर्डन रिवर बहती है, जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न बैंक पे पूरा इलाका है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक किया गया। यहाँ पर फाता का कंट्रोल है और यहाँ की राजधानी है रमल्ला, ठीक है। ये देखिए रमल्ला, ये है इसराइल, इसराइल की राजधानी है तल अवीव, और ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप पे घुसने के मुख्य रूप से दो क्रॉसिंग है, एक है इरीज बॉर्डर क्रॉसिंग जो इसराइल में है, और दूसरा है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो इजिप्ट से लगता है। राफा और इरीज के अलावा इसमें घुसना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के आसपास स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस है इसराइल की, जो यहाँ किसी भी चीज़ को घुसने नहीं देता। तो दो ही रास्ते जिसके थ्रू आप अंदर घुस सकते हैं, और इन दोनों पे अक्सर बंदी बना के रखता है इसराइल, दोनों को बंद रखता है, इसलिए कहते हैं गाजा सिटी इज एन ओपन प्रिजन। यहीं पर है शुआजा नेबरहुड, यहाँ है जबेलिया जो रिफ्यूजी कैंप है वो है। तो ये ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप का राफा बॉर्डर क्रॉसिंग न्यूज़ में था, क्योंकि इजिप्ट ने कुछ समय के लिए इसको खोला था ताकि मेडिसिन और इमरजेंसी सप्लाई यहाँ पर पहुँचाई जा सके। और इधर है इरीज बॉर्डर क्रॉसिंग जो इजिप्ट से लगता है। तो इरीज राफा बॉर्डर कहाँ पर है, यहाँ पर जो गाजा की सिटी है वो क्या है, और जो एक दो चीज़ें जो न्यूज़ में थी वो भी ज़रा समझते हैं। एक नेवेटिम एयरबेस जहाँ से अटैक अभी सीरिया पे किए गए, रामोन एयरबेस ये भी इसराइल की एयरबेस है, और ऊपर है माउंट हॉर्मोन बेस जो कि गोलन हाइट्स में है, जो असली में किसका है, सीरिया का, जिसको 1967 के बाद ऑक्यूपाई करके रखा हुआ इसराइल ने। इसके अलावा कुछ और इलाके जो न्यूज़ में थे वो था खान यूनिस जो अगेन गाजा सिटी में है, जिसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है इसराइल। इसराइल ने यह कहा था कि जब इसराइल से में अटैक हुआ तो यहाँ से असल में कई सारे टनल्स बनाए हुए हैं हमास ने। इस टनल्स के थ्रू इनके लोग अंदर घुसे, वहाँ से लोगों को बंदी बना के घसीट के वापस ले आए। कुछ पहाड़ों से इनके
पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग उतरे और वहाँ पर बहुत गोलीबारी की। इस वजह से यहाँ पर खतरनाक हमला किया था इसराइल ने। तो यहाँ जो नाम थे गाज़ा सिटी, गाज़ा स्ट्रिप, खान यूनिस, जबेलिया रिफ्यूजी, एरीज क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। खरीम शलोम गुड्स क्रॉसिंग, और इसके पास में यहाँ पर एक डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट, और इसी डेजर्ट में है नेवेटिम एयरबेस और रमोन एयरबेस। यहीं पर है डेड सी, ठीक है, ऊपर है सी ऑफ गैलिली। तो ये नाम याद रखिए, ये सारी नाम पता है आपको। अब आते हैं पूरी कहानी में, जिसमें हम समझेंगे आखिर इजराइल बना कैसे, कैसे ये चीज़ें शुरू हुई, क्या चीज़ें थी, क्या होता है ऑस्लो अकॉर्ड, ये समझेंगे इस वीडियो में। अब इस मुद्दे पर आते हैं। आई होप आपको पता लग चुका है कि ईरान की कहानी क्या है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, हजबुल्ला हमास कहाँ कहाँ पर है। अब आते हैं इतिहास में। इतिहास में क्या था, ज्यूइश 12 ट्राइब हुआ करती थी। कहा जाता है इनके 12 ट्राइब्स थे, 12 जो सन्स थे उनसे 12 ट्राइब्स बने, और ये इस रीजन में पैलेस्टीनियन ट्राइब कंट्रोल किया करती थी। यहाँ पर इन लोगों का रूल हुआ करता था। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से पहले की बात है। तब ज्यूज़ यहाँ पर रहा करते थे। जेरूसलम और पैलेस्टाइन का रीजन इसे कहते थे। ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम का कंट्रोल बढ़ा, क्रिश्चियनिटी का कंट्रोल बना। उसके बाद ग्रेट क्रूसेड्स हुई, जिसकी वजह से यहाँ से कई सारे ज्यूज गए, कन्वर्जन हुआ, कई लोग गए, अलग अलग देशों में जाके बसना स्टार्ट हुआ। और एक समय में जो इस पूरे रीजन में इनका कंट्रोल बढ़ा हुआ करता था, पर फिर इनकी लड़ाइयाँ हुई इस्लामिक रूलर्स से और क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं उनसे, और बाद में ये लोग डिस्पर्स हो गए। मतलब बेसिक बता रहा हूँ, कहानी तो बहुत डिटेल में है, इतनी कहानी का समय हमारे पास नहीं है। तो हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड आया, तब ज्यूज दुनिया भर में थे। तब जर्मनी में, पोलैंड में इनके खिलाफ बहुत बड़ी हिंसा होनी स्टार्ट हुई। और उस समय में ये पूरा रीजन असल में कंट्रोल में था ब्रिटेन के, ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। और ब्रिटेन ने कहा था भाई कि चलो यहाँ पर एक ज्यूइश लैंड की बात जब चल रही थी, जियोनिस्ट प्लान इसे कहते हैं, जिसके तहत जो ज्यूइश लैंड है उस पर एक सरकार, एक देश बनाने की बात थी। तो उन्होंने कहा चलो भाई एक स्टेट बना के देंगे ज्यूइश स्टेट हम। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्रिटेन के कब्जा होने से पहले ओटोमन अंपायर का कब्जा हुआ करता था। ओटोमन अंपायर का कब्जा था। ओटोमन अंपायर से लड़ने के लिए इन्होंने, ब्रिटेन ने अरबिक लीडर का साथ लिया था, और अरब्स को ये वादा किया था कि यहाँ पर एक हम पैलेस्टीनियन स्टेट बनाएंगे। फिलिस्तीनी स्टेट मतलब एक इस्लामिक स्टेट टाइप से। जबकि इन्होंने किया क्या, इन्होंने यहाँ पर इजरायली स्टेट बनाने का वादा ज्यूज से कर दिया। और इवेंचुअली अंत में हुआ क्या, इन्होंने कहा कि भाई हम 2 स्टेट बना देंगे, एक में ज्यूज रहेंगे, एक में पैलेस्टीनियंस रहेंगे। और जैसे भारत पाकिस्तान दुनिया भर के विवाद होते हैं, एक विवाद यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ हद तक खड़ा कर दिया। तो वो जाने जब लग गए तो 1947 में इन्होंने कहा नया स्टेट बनाते हैं, और एक यूएन प्लान के हिसाब से यहाँ एक 2 स्टेट की बात की गई। तो जो असली स्टेट था कुछ इस तरह से था। ये देख रहे हैं, ये स्ट्रिप यानी गाज़ा की स्ट्रिप जो आज आप देख रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक का इलाका, और ये वाला ये पूरा रीजन लेबनान से लेके पूरा वेस्ट बैंक ऑलमोस्ट, और यहाँ आपका नीचे का इलाका, ये सारा का सारा होता पैलेस्टाइन। और बाकी का जो रीजन बचता ये वाला, ये था इजराइल। बस इतना सा इजराइल था, बाकी ये आपका था पैलेस्टाइन। ये बेसिक यूएन का पार्टीशन प्लान था। इसके हिसाब से देश बन के तैयार होना था, तैयार हुआ भी। लेकिन जैसे देश बना तो अरब को तो वादा किया था कि भाई आपके लिए अलग देश बना देंगे, वो तो हुआ नहीं। तो इन्होंने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। तो तभी बाउंड्री कुछ इस तरह से, तो यूएन मैंडेट था उसके हिसाब से। पर 1948 में इजराइल ने जीत लिया और अपने हिस्से बढ़ा लिए। तो 1947 के बाद 1948 में पहला हमला अरब कंट्रीज़ करती हैं इजराइल के खिलाफ। इसमें हालांकि इजराइल जीतता है और अपना इलाका बढ़ाता है, लेकिन जो पूरा वेस्ट बैंक है ये आ जाता है जॉर्डन के कब्जे में, और ये गाज़ा वाला इलाका कब्जा कर लेता है कौन, तो इजिप्ट। लेकिन फिर भी बाकी इलाकों पे इजराइल का कब्जा बढ़ जाता है, इनका पेट नहीं भरता। 1967 में इनको फिर लगता है कि भाई जो सीज़ फायर हुआ है वो गलत है, इजिप्ट हमला कर देता है। और इस हमले में तो इजराइल तबाही मचाते हुए पूरे गाज़ा पे कब्जा करता है, सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लेता है, ऊपर गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लेता है, और यहाँ तक कि वेस्ट बैंक के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। 1967 में ये पूरा का पूरा 6 डे वॉर होती है, जहाँ पर पूरी तरह से इजराइल अपना कब्जा बढ़ाता हुआ चला जाता है। और इसके बाद 1973 में दोबारा ये लोग हमले करते हैं, इजिप्ट और सीरिया, अपना हिस्सा कंप्लीट करने के लिए। यौम किप्पुर वॉर इसे कहते हैं। यौम किप्पुर असल में एक त्यौहार है, जो ज्यूइश हॉलीडे है, इस दिन हमला किया गया था, और 1973 में हुआ था। इससे पहले 67 का वॉर हुआ था, जहाँ पर सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स, सबका सब इजराइल ने कब्जा कर लिया था। फिर यौम किप्पुर वॉर होती है। इस यौम किप्पुर वॉर में दोबारा हमला ही करते हैं इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल जीतता। तो इन इजराइल लगातार ही जीतता चला आता है। उसके बाद 1982 में एक ग्रुप हुआ करता था PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये उस टाइम में बहुत मिलिटेंट ग्रुप हुआ करता था। ये हमला कर देता है इजराइल के ऊपर फ्रॉम लेबनान, और इस हमले में
लेबनान के ऊपर दोबारा चढ़ाई करता है इसराइल, और इस बार वो इसराइल के भी कुछ हिस्से पे कब्जा कर लेता है और 1985 तक उसके ऊपर कब्जा करके रखता है, बाद में उन्हें वापस कर देता है। यानी इन्होंने 1948 में लड़ाई लड़ी, 1967 में लड़ाई लड़ी, 1973 में लड़ाई लड़ी, 1985 में लड़ाई लड़ी। तो इसराइल और अरब का युद्ध लगातार चला जाता रहा। तो वो इलाका जो वेस्ट बैंक एक समय में जॉर्डन के कब्जे में था, बाद में किसके कब्जे में आ गया? इसराइल के कब्जे में, और आज भी लगभग इंडायरेक्टली उन्हीं के कब्जे में है। गाजा जो इजिप्ट के पास था वो भी इसराइल के कब्जे में आ गया, बाद में हालांकि उन्होंने गाजा को छोड़ दिया, तो आज वहाँ हमास है। लेकिन बदले में उन्होंने सिनाई पेनिनसुला के ऊपर कब्जा कर लिया था, ऊपर गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये स्थिति इसराइल की रही। लेकिन बाद में इसराइल ने जब सभी एरिया पे कब्जा कर रखा था, तो जो पैलेस्टीनियन लोग वहाँ थे उन्होंने विद्रोह किया। तो ये पहला विद्रोह हुआ था, फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा मतलब होता है अपराइजिंग। 1987 में हुआ था फर्स्ट अपराइजिंग, जहाँ पैलेस्टीन विद्रोह में खड़े हो गए थे कि भाई वेस्ट बैंक पे भी कब्जा है, गाजा पे भी कब्जा है, हम कैसे जिएंगे। तो कई लोग वहाँ से फिर उनको वहाँ से निकाला गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गई पूरे वेस्ट एशिया में। उसी तरह 2000-2005 के बीच में भी जो टेम्पल माउंट है वहाँ पर अपराइजिंग हुई, वहाँ पर अगेन पैलेस्टीन ने विद्रोह कर दिया, वहाँ भी कई फिर वहाँ विवाद की स्थिति हुई थी। तो यहाँ याद रखिए मैंने ग्रुप का नाम लिया था PLO। PLO को दिख रहा था कि भाई युद्ध से इस चीज़ का समाधान नहीं निकाला जा सकता। उनके लीडर थे यासिर अराफात। इन्होंने इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए 1990s में जाके इसराइल के साथ बोला कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो चलो हम एक पीस ट्रीटी करते हैं, और सामने आया ऑस्लो अकॉर्ड। याद रखो इस समय तक पूरे के पूरे रीजन पे इसराइल का एक तरह से कब्जा हुआ करता। तो ऑस्लो अकॉर्ड बनने के बाद हुआ ये कि जो इसराइल है उसकी स्थिति कुछ इस तरह बन गई कि पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट जो है वो इन रीजन के ऊपर कंट्रोल करेगी, यहाँ पे पैलेस्टाइन का कंट्रोल होगा, और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ बाकी इलाकों पे कंट्रोल रख सकेंगी इधर के आसपास, और जो बाकी है ये रीजन उनके ऊपर पूरा पूरा इसराइल का कंट्रोल रहेगा। ये बात की गई। लेकिन असल में हुआ क्या कि इन सभी रीजन पे सिक्योरिटी कंट्रोल धीरे धीरे इसराइल का ही रहा। पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी थी इनके पास कुछ राइट्स रहेगी, भाई अपनी डिफेंस, अपना एस्पेक्ट देख लो, अपना इंटरनल पुलिस वगैरह चला लो, लेकिन डिफेंस वगैरह सारा इसराइल के पास ही रहा, और इसराइल धीरे धीरे अपने यहाँ पर सेटलमेंट बढ़ाता चला गया। तो PLO ने किया था ऑस्लो अकॉर्ड। ऑस्लो अकॉर्ड्स वर डन बिटवीन इसराइल एंड PLO। किसके लिए था कि भाई 2 स्टेट का कैसी बाउंड्री होगी, कुछ अभी इस तरह का रख लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद एक नया ग्रुप और उभर के सामने आया, हमास, जो असल में 1987 में बना था हमास। इसने लगातार हमले करने जारी रखे इसराइल के ऊपर, बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक्स। उसने ऑस्लो अकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया और कहा हमें शरिया चाहिए, हम एक पूरा इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, और PLO वगैरह ने ढंग से हमारी बात नहीं मानी। तो अभी जो स्थिति है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी है फाता, उसका कंट्रोल है इस रीजन के ऊपर, और फाता ने इलेक्शन यहाँ भी लड़ा, गाजा में भी लड़ा। लेकिन गाजा में जीत कौन गया? गाजा में जीता हमास। और हमास जब जीता तो हमास ने कहा कि भाई हमें कंट्रोल करना है, लेकिन वहाँ पर एक युद्ध हो गया और उन हमास की बात मानी नहीं गई, और हमास ने इस पूरे इलाके पे के ऊपर कब्जा कर लिया गया। तो 1987 में हुआ है, लेकिन गाजा का जो रीजन है उसके ऊपर कब्जा किया किसने? हमास ने। और वहाँ लगातार हमास की लोकेशन कहाँ है देख लीजिए, यहाँ हमास है। हमास गाजा के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ, तो यहाँ से ये फायरिंग वायरिंग करता रहता। तो ये अभी कहानी है। जो मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे इसराइल के साथ कंट्रोल और साथ बढ़ता रहा, ये सब जब हो रहा था, उसके बावजूद धीरे धीरे अरबिक कंट्रीज का संबंध इसराइल के साथ सुधरता चला गया, इतने युद्ध लड़ने के बावजूद। क्यों? क्योंकि इसराइल में ग्रोथ, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स की। तो इनके साथ जो डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई, इसी को देखते हुए और उनकी स्ट्रांग मिलिट्री को देखते हुए धीरे धीरे करके एक एक करके देशों ने उनके साथ में संबंध नॉर्मलाइज करने स्टार्ट किए। पहले आया इजिप्ट, फिर आया जॉर्डन, और बाद में बाकी अरबिक कंट्रीज ने भी उन्हें संबंध नॉर्मलाइज किए। तो ऑस्लो अकॉर्ड किसके किसके बीच हुआ है? PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के बीच में। और हाल में हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड हुआ था मोरक्को, UAE, बहरीन, सूडान के साथ। किसका? इसराइल का। इसके बाद ये 2020 में असल में हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। इसके तहत इन्होंने अपने कहा था हम अपने एम्बेसीज खोलेंगे, संबंधों को नॉर्मलाइज करेंगे। यानी सऊदी अरेबिया का एक क्लोज जो पार्टनर है UAE और बहरीन, ये भी इसराइल के साथ इन्होंने संबंध 2020 में नॉर्मलाइज कर लिए थे। लेकिन इससे पहले ही 1979 में, सबसे पहले 1970 में देखो युद्ध लड़ा इजिप्ट ने, लेकिन जब सिनाई पेनिनसुला हार गए, दोबारा गए इसराइल के पास, दोस्ती कर ली, और ये इलाका जो है उनको वापस कर दिया इसराइल ने, और अपने संबंध इजिप्ट के साथ इसराइल के नॉर्मल हो गए। 1994 में जॉर्डन ने अपने संबंध नॉर्मलाइज कर लिए, और बहरीन, UAE, मोरक्को और सूडान ने भी बाद में 2020 में आकर अपने संबंध नॉर्मलाइज किए। लेकिन अभी तक सूडान ने एग्रीमेंट किया, लेकिन अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज अभी तक किया नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, जहाँ गाजा स्ट्रिप है ना,
जब इजिप्ट ने हमला किया था इसराइल के ऊपर तो उन्होंने इनका एक्सेस रोक दिया था ये स्वेज कनाल से। तो इनको लग रहा था कि भाई हमें कुछ और अल्टरनेटिव बनाना चाहिए। तो उस टाइम एक नया आइडिया आया था बेन गुरियन कनाल का। इसराइल को लग रहा था कि भाई यहाँ घुसेंगे तभी ना इजिप्ट से झगड़ा होगा। सिनाई पेनिनसुला किसके पास था? इसराइल के पास था। 1960s की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने सोचा रेड सी से एक नया रूट बनाते हैं, यहाँ जाने के बजाय आप इसमें घुसोगे गल्फ ऑफ अकाबा में, और यहाँ से हम एक नया कनाल बनाएंगे। नेगेटिव डेजर्ट के साइड से बम फोड़ते हुए, एटम बम मारते मारते हम यहाँ पर एक नया कनाल बना देंगे, और जहाँ आज खान यूनिस है गाज़ा का, उसके पास ही वहाँ एक नया पोर्ट बनाते और मेडिटेरेनियन सी का नया रूट बनाते। और इसे नाम दिया था उन्होंने बेन गुरियन कनाल का, कि यहाँ पर एक बेन गुरियन कनाल बनाएंगे। बेन गुरियन इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे कहा था हम यहाँ नया कनाल बना देंगे, लेकिन वो आइडिया कभी बना नहीं। लेकिन रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए। बेन गुरियन कनाल गल्फ ऑफ अकाबा को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। स्वेज कनाल का एक अल्टरनेटिव प्लान किया था उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। अभी G20 में हम देख रहे हैं IMEC कॉरिडोर भी यहाँ डेवलप किया गया। तो आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम, अब्राहम अकॉर्ड किन देशों के बाद साथ हुआ, किन के साथ संबंध नॉर्मलाइज हुआ, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आई होप ये पता लग गया क्या कहानी है, कि ऑस्लो अकॉर्ड क्या है। अब कहानी है कि भाई ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों सबके लिए। 3 रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला इस्लाम के लिए, क्योंकि इस्लाम की तीसरी हॉलोइस्ट साइट जो है, सबसे होलीएस्ट साइट अल अक्सा मॉस्क, वो यहाँ पर है। कहा जाता है जो प्रॉफिट मोहम्मद है यहीं से वो आसमान की ओर गए थे। दूसरा ज्यूज़ के लिए किंग सोलोमन का यहाँ पर जो टेम्पल है वो है। और प्लस ऑब्वियसली क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंट साइट है। तो इसे टेम्पल माउंट कौन कहेगा? इसराइल, और हरम अल शेख कहेंगे अरबिक। ये है वो अल अक्सा मॉस्क, और यहाँ है डोम ऑफ द रॉक। ये सभी अलग अलग रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ प्रेयर को लेकर हमेशा विवाद होती रहती है। सब जेरूसलम है, और हर ग्रुप चाहता है कि उनका ही कैपिटल बन जाए जेरूसलम। तो इसलिए जेरूसलम अभी ऑफिशियली किसी का कैपिटल नहीं है। इसराइल क्लेम करता है हमारे पास ईस्टर्न जेरूसलम है, लेकिन इसराइल को ऑफिशियली दुनिया भर के देश कहते हैं कि आपका कैपिटल है तल अवीव में, और वेस्ट बैंक का कैपिटल कहाँ है? रमल्ला में। तो ये नाम वगैरह थोड़े क्लियर हो गए। हमास कहाँ पर है, वेस्ट बैंक क्या है। वेस्ट बैंक में पहले देख जैसे जॉर्डन का कंट्रोल था, लेकिन 6 डे वॉर में कंट्रोल हार गया और इसराइल ने कब्जा कर लिया। ऑस्लो अकॉर्ड्स 1990s में हुए थे सेटलमेंट को लेके, किसके बीच में? PLO और इसराइल के बीच में। और इसराइल ने बोला था कि जेरूसलम हमारा एटर्नल अनडिवाइडेड कैपिटल है, यहीं पर हमारा कैपिटल बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ पर है। लेकिन मुस्लिम्स का भी सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन ये है। तो अमेरिका ने मीडिएट किया था PLO और इसराइल के बीच में एग्रीमेंट ऑस्लो अकॉर्ड का। अभी रिसेंटली 2020 में क्या हुआ? अब्राहम अकॉर्ड्स। और लगातार जो UN है उसने अपनी एक एजेंसी बनाई थी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए, जो कि इनके हेडक्वार्टर्स अम्मान जॉर्डन में है। तो गाज़ा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, यहाँ जहाँ जो ग्रुप्स हैं, 6 मिलियन पैलेस्टीनियन हैं जिनको पैलेस्टीन छोड़ के जाना पड़ा, वेस्ट बैंक में, गाज़ा स्ट्रिप में, सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में, जब ये इंतफादा हुआ था, ग्रेट अपराइजिंग। तो इसको ध्यान में रखते हुए UN ने एक सेपरेट बॉडी बना के रखी हुई है। तो ये स्थिति है यहाँ भी इस विवाद की, और इस स्थिति में इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो पहला इंतफादा, सेकंड इंतफादा कब कब हुआ ये पता होना चाहिए। हिजबुल्लाह कहाँ पर है? लेबनान में। कैसा ग्रुप है? शियाइट ग्रुप है। अल अक्सा मॉस्क कहाँ पर है? हरम अल शरीफ में कहते हैं इसको। ज्यूज़ जिसे क्या कहते हैं? टेम्पल माउंट। वेस्ट बैंक लैंडलॉक कंट्री है, डेड सी के पास है। गाज़ा स्ट्रिप कहाँ है? गोलन हाइट कहाँ है? सिनाई पेनिनसुला कहाँ है? और जेनोसाइड क्या होता है? रिसेंटली एक वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब की बात की गई थी, यहाँ फोड़ा गया, इसको लेकर विवाद था। अब देखिए होता ये है कि हमास कब आया ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब जो युद्ध होता है ना वो कैसे होता है ज़रा समझिए। गाज़ा स्ट्रिप से हमास बैठी हुई है। हमास को हथियार कौन देगा? तो हमास को हथियार देता है ईरान मुख्य रूप से। बाकी कंट्रीज भी देती है, पर ईरान का नाम सबसे आगे आता है। ईरान इनको रॉकेट सप्लाई करते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे रॉकेट्स लेके आ जाएंगे, और वहाँ से ढेर सारे रॉकेट फायर करेगा गाज़ा इसराइल के ऊपर। इसराइल के पास एक डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसे कहते हैं आयरन डोम। ये उन मिसाइल्स को आसमान में ही इंटरसेप्ट करके वहीं रॉकेट्स को उड़ा देता है। इससे नुकसान ज़मीन पे नहीं होता। तो होता ये, मान लो हमास ने 1000 रॉकेट्स फायर किए, तो उनमें से मुश्किल से 2 रॉकेट गिर के इसराइल में गिरेंगे, जिसमें मान लो 1-2 आदमी की मृत्यु होगी। तो इसराइल का कहना है भाई 1000 रॉकेट फायर हुए हैं, हम कम से कम 5 मिसाइल तो मारेंगे अब। लेकिन जब इसराइल मिसाइल मारेगा तो गाज़ा पूरा ध्वस्त हो जाता है, इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए गाज़ा के सिविलियंस की बहुत सारी मौत हो जाती है। इस बार भी हमास ने अटैक किया, इसराइल ने रिटेलिएट किया, और स्थिति ऐसी आई कि वहाँ बहुत सारे लोगों की जाने गई। तो ये वजह है जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है इसराइल और गाज़ा संबंधों की, जिसको लेकर अरबिक कंट्रीज़, मुस्लिम्स हमेशा इसराइल के खिलाफ बोलते हैं।
तो ये बेसिक कहानी है जो चीज़ें अभी वेस्ट एशिया में चल रही हैं उसके बारे में। लेकिन जब आप इतना आगे जाओगे ना तो कुछ चीज़ें और आपको सुनने को ज़रूर मिलेंगी भाई। एक बेलफोर डिक्लेरेशन क्या है, ये स्काई पिकेट क्या है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं यार एक बार, ताकि आपको क्लैरिटी तो मिल जाए। यहाँ लिखते हैं पहली बात, बेलफोर डिक्लेरेशन। बेलफोर डिक्लेरेशन असल में ये डिक्लेयर किया था ब्रिटेन ने कि भाई ज्यूइश को एक अलग होमलैंड मिलेगा। तो ये बेलफोर डिक्लेरेशन था ज्यूइश होमलैंड के लिए, यानी जिसके तहत आपका जो आज इजराइल बना है, ये वादा किया था इन्होंने, उसके तहत। दूसरा आप एक देखेंगे साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट। मैंने बताया था पहले आपको यहाँ ऑटोमन एम्पायर हुआ करती थी, तो ऑटोमन एम्पायर जब टूटी तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में इलाका बांटा गया था, तो वो हुआ था साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट के द्वारा। और बाद में बेलफोर डिक्लेरेशन के थ्रू ब्रिटेन ने वादा किया था ज्यूज को कि भाई उनके लिए एक सेटलमेंट करेंगे। लेकिन जब ये लड़ रहे थे ऑटोमन एम्पायर से, तब अरेबिक स्टेट के ने ये भी वादा किया था कि भाई यहाँ पर एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा। तो इन चक्करों में यहाँ एक नया विवाद हुआ और यहाँ पर नया ये युद्ध शुरू हुआ। ऑस्लो अकॉर्ड किसके बीच में होता, पीएलओ और इजराइल के बीच में। अब्राहम अकॉर्ड किनके बीच में होता, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमास कब कंट्रोल में आया, ये सब आपको पता लग ही चुका है, ठीक। ये बेसिक कहानी है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये असल में आयरन डोम टेक्नोलॉजी है। अब दिक्कत क्या है आयरन डोम के साथ कि ये शॉर्ट रेंज पे काम करती है, यानी रॉकेट्स वगैरह को ये हरा सकती है। लेकिन भारत को जो खतरा है वो क्या है, बहुत क्रूज मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का। तो उसके लिए भारत S-400 किससे खरीद रहा है, रशिया से, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के लिए आयरन डोम भी यूजफुल हो सकता था अगर उनके पास रॉकेट्स होते, लेकिन इनके पास तो बहुत, पाकिस्तान वगैरह के पास तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं। तो आप आयरन डोम टेक्नोलॉजी किसकी है, इजराइल की, क्या काम करती है ये पता लग गया। वेस्ट एशिया में भी एक और चीज़ जो हुई है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इनके बीच में विवाद रहता था हमेशा। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम दोनों एम्बेसी स्थापित करेंगे। ये किसने कराया, चाइना ने। लेकिन उसके बावजूद अब संबंध दोबारा खराब होते दिख रहे हैं। एक चीज़ और है जो आपके मन में आनी चाहिए हमेशा, कि भाई सऊदी अरेबिया और यूएसए इतने क्लोज दोस्त है क्यों। अब देखिए सऊदी अरेबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप का प्राइमरी मेंबर है जो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रशिया। अभी मतलब जो लड़ सकता है यूएसए से, अभी तो चाइना हो गया, पहले रशिया हुआ करता था। तो अगर गैस या ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो फायदा किसको होता है, रशिया को। तो यूएसए चाहता था कि जब उसकी मर्जी हो तो ऑयल और गैस के दाम कम हो जाए ताकि रशिया को फायदा ना हो पाए एक्सपोर्ट करने का। तो उसके लिए यूएसए सपोर्ट लेता था किसका, सऊदी अरेबिया की। भाई ऑयल के दाम ओपेक को बोलो दाम ना बढ़ाए, वो दाम कम रखे, और दाम कम रखेगा तो रशिया को नुकसान होगा। और इसीलिए यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सऊदी अरेबिया था। बदले में सऊदी अरेबिया से यूएसए ये चीज़ें लेगा और यूएसए बदले में उनको देगा सिक्योरिटी, हथियार प्रोवाइड करना, उनकी जो किंगडम है वो सिक्योर रहे। अभी कौन है यहाँ के रूलर, मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन अब सऊदी अरेबिया अपने आप को ऑयल इकोनॉमी से आगे बढ़ाना चाहता है और इसलिए उसने अपना विजन फंड खोला है, जिसके लिए भारत में $100 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। अबू धाबी जो यूएई का पार्ट है, वहाँ पहला हिंदू मंदिर बना है, बाब्स का मंदिर है BAPS का, कहाँ पर खोला गया, अबू धाबी में पहला हिंदू टेम्पल इन यूएई। अब नेवतिम एयरबेस कहाँ पर है, ठीक है। डेड सी कहाँ पर है, सी ऑफ गैलिली कहाँ पर है, 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है। और अभी जैसे साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था और बोला था कि भाई ये जेनोसाइड हो रहा है, यानी किसी की पहचान को जानते, एथनिक क्लिनजिंग की बात की गई थी। और ये सब जुड़ा हुआ किसके मामले से, तो इजराइल के कॉन्सेप्ट के मामले में। ऑस्लो अकॉर्ड क्या है ये सब हमने समझ लिया। वेस्ट एशिया में जब हम बात करें ना ईरान की, तो वहाँ पर एक और विवाद था जो ईरान ने अभी हमला किया। अब ये सब आपने समझ लिया कि भाई क्या चीज़ें कहाँ से हुई, इसको समझने के कॉन्सेप्ट में ईरान पे आता है। अब आपको पता लग गया भाई इजराइल का विवाद क्या था। और सऊदी अरब और इजराइल 2 इंपॉर्टेंट एलाइज हैं किसके, अमेरिका के इस रीजन में। ईरान बेचारा 1979 के बाद अकेली जंग लड़ रहा है, जहाँ जहाँ शिया पॉपुलेशन है वहाँ ये और अपने सिपाहियों को भेज के जंग की कोशिश करता रहता है। ईरान ने एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, इन्होंने अपना एनरिचमेंट फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया और कोशिश कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की। इसको देखते ही सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों के टेंशन बढ़ गई कि भाई इसने न्यूक्लियर वेपन्स अगर बना लिए तो अगला काम ये करना है, ये मिसाइल सप्लाई कर देगा ऊपर लेबनान में हिजबुल्लाह को, यहाँ पर हौतीज़ को, इधर हमास को, और पूरे सऊदी अरेबिया में बम ही बम फूटेंगे, धुआं कर देंगे सब कुछ को। तो इसलिए ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए।
और इसलिए इसराइल तो कहता था, इसराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, तो इसराइल ये कहता था कि भाई हम तो अपनी एजेंसी को लेके जाएंगे और यहाँ घुस के इनके प्लांट को उड़ा देंगे। लेकिन अमेरिका ने इनके साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स ऑफ एक्शन। तो इसके तहत ईरान ने ये बोला था कि उनके पास जो उनकी जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनमें वो एनरिचमेंट को कम कर देंगे। तो असल में ये जो न्यूक्लियर ईरान डील थी ये हुआ था P5+1 कंट्रीज़ के साथ, यानी जो यूनाइटेड नेशंस की 5, सॉरी कलर थोड़ा चेंज करते हैं, आपको दिक्कत आ रही होगी, P5+1 यानी यूनाइटेड नेशंस में जिनके पास परमानेंट सीट है, USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया प्लस EU, और यहाँ एक और देश था जर्मनी। इन सब ने मिलकर ईरान के साथ ही डील की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उन्होंने इस डील से अपने आप को पीछे खींच लिया था। लेकिन बाकी देश तब भी JCPOA में थे। JCPOA को लेकर इजराइल खुश नहीं था, उसका मानना था कभी ना कभी न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएगा ये, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी बाद में इसमें से पीछे खींच गए। लेकिन ईरान ने ये डील जारी रखी। हुआ ये कि जब इनके मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा गया सीरिया में, तब ईरान ने भी इससे हाथ पीछे खींच लिया था। बाइडन के अंदर दोबारा ये इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ज्योग्राफी जो है वो भी समझ गए हम, बाबल मंदेब कहाँ है, नेगेव डेजर्ट कहाँ पर है, ईटा कहाँ पर है, आपको खान यूनिस कहाँ पर है, जबेलिया रिफ्यूजी कैंप कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। ये बेसिक कहानी है वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट की, और जो न्यूज़ में थी वो हमने डिस्कस कर ली। कहाँ कहाँ पर बेस है, कहाँ कहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, रेड सी कहाँ पर है, हाउथीज कहाँ पर बैठे हैं, डेमास्कस क्या है, तो सीरिया की राजधानी। इसराइल इसीलिए कभी यहाँ लेबनान पे हमला करता है, कभी सीरिया पे हमला करता है, कभी इराक पे हमला करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर सारे शिया ग्रुप्स एक्टिव हैं जिनको सपोर्ट ईरान करता है, जो हमले करते हैं इसराइल के ऊपर। और क्यों सऊदी अरेबिया अब ईरान के पास धीरे धीरे जाता चला गया, ये भी हमने समझ लिया। तो ये बेसिक कहानी वेस्ट एशिया की जो न्यूज़ टॉपिक में है। यौम किपुर कब हुई वॉर, कहाँ हुई थी, लेबनान वॉर कहाँ हुई, PLO ने बाद में क्या किया, ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया, इंतफादा कहाँ हुआ था, तीसरा इंतफादा कहाँ जा रहा है, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में उभरते हुए दिख रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने समझी इस रीजन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन टाइम्स था क्या है ये हमने जाना। अब एक ग्रुप है जैसे अरब लीग। अरब लीग के में अगर मैं आपसे पूछूं क्या ईरान अरब लीग का मेंबर होगा कभी? बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, हमने इतना पढ़ा है। क्योंकि भाई अपने आप को अरब मानता ही नहीं है, अपने को क्या मानता है कि हम तो पर्शियन हैं, तो ये अरब लीग के पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ अरब लीग। लेकिन सीरिया इसका पार्ट हुआ करता था, और सीरिया को कर रखा था सस्पेंड। सीरिया को क्यों सस्पेंड किया होगा? भाई सीरिया का लीडर कौन है? असद, जिसको कौन सपोर्ट करता है? ईरान, हु इज अ शिया। तो इसलिए सीरिया को इससे बाहर रखा गया था। लेकिन अब रिसेंटली सीरिया को भी इसका मेंबर बनाया जा चुका है। तो नाउ सीरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरब लीग। तो अगर आप इन देशों को देखो, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया, यमन, ये सब किसके मेंबर है? अरब लीग का। इसलिए मीना कंट्रीज को कहते हैं, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज आर कॉल्ड एज अरबिक कंट्रीज। ये सब अरब लीग का भी पार्ट है। तो अरब लीग बनाया गया था 1945 में, ताकि इन देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, डेवलपमेंट बढ़े। तो क्या जिबूटी पार्ट है अरब लीग का? तो हाँ है। क्या सोमालिया है? हाँ है। क्या ईरान है? तो नहीं है। ये याद रखिए, ये चीज़ बहुत रेलेवेंट है। ठीक है। अब पाकिस्तान ईरान के बीच में विवाद भी हमने कल कवर किया पिछली क्लास में अपनी। तो ये हमने वेस्ट एशिया का देख लिया। अब इसी के आसपास ना एशिया का एक और बड़ा रीजन है जो सेंटर में पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, जो कैस्पियन सी के और रशिया के और चाइना के बीच में पड़ता है। यहाँ पर कंट्रीज कितनी हैं? तो 5। तो याद रखिए C5 कंट्रीज कहते हैं, सेंट्रल एशियन 5। तो यहाँ ना अगर आप देखो तो इंडिया से ठीक ऊपर जाओ, सबसे पहले आता है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा है, और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब मेरा आपसे सवाल है कि एक पाइपलाइन की बात चल रही थी, तापी। क्या पता क्या था वो? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, पाइपलाइन की बात थी ताकि गैस इंडिया तक पहुंच पाए, पाकिस्तान से आ पाए। लेकिन वो बात बनी नहीं। पाकिस्तान और के पागलपन की वजह से कभी पाइपलाइन बन ही नहीं पाई भारत तक, और अफगानिस्तान की स्थिति भी खराब थी। तो इस रीजन में बहुत सारा यूरेनियम है, बहुत सारा पेट्रोलियम है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये लैंड लॉक्ड रीजन है। इनके पास ट्रेड का कोई रूट नहीं है। तो डिपेंडेंट है 2 ही देशों के ऊपर, रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर। अब बात यह कि रशिया के पास खुद ही ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, वो खुद रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करता है, तो वो इनके साथ क्या ही करेगा। तो ये सब डिपेंडेंट है किसके ऊपर? तो चाइना के ऊपर। अब ये चाहते हैं कि इनको एक अल्टरनेटिव मिले, जिसको देखा जाता है कि भारत एज ए ग्रुप एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर यहाँ बन सकता है। तो पहली बात,
आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री लगती है, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रशिया, दीज आर प्राइमरी कंट्रीज विच आर अराउंड कैस्पियन सी। अगर मैं एरल सी की बात करूं तो एरल सी दो देशों के बीच में है, यूके के बीच में, यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। एरल सी एक बहुत बुरी स्थिति में, एरल यहाँ पर एक अब डेजर्ट बन चुका है क्योंकि बिल्कुल ही तबाह हो चुका है रीजन ये। बाकी उज्बेकिस्तान में एक रीजन है करपकलस्तान, ये लगातार एक ऑटोनोमस रीजन है जो न्यूज़ में था। तो करपकलस्तान कहाँ पर है, तो उज्बेकिस्तान में, जहाँ विवाद की स्थिति थी, जहाँ एक सिविल वॉर तक छिड़ने की बात थी, और यहीं पर आपके साथ इंडिया का एक सिरप वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, ठीक। और बाकी बचता है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की खास बात है कि भारत, आपको पता होगा जैसे दुनिया भर के देश एयरबेस बनाते हैं दूसरे देशों में, ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर इंडिया की एयरबेस है दो जगह, एक है ऐनी एयरबेस और दूसरा फारखोर। इन दोनों जगह भारत की प्रेजेंस है। ये सोचिए ऐसी जगह पर है जिससे हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सकते हैं। फारखोर और ऐनी से आप बिल्कुल चाहो तो पाकिस्तान पे आप दबाव बना सकते हो। इसलिए इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली भी ये बहुत रेलेवेंट रीजन, एनर्जी के हिसाब से भी। और इंडिया लगातार कोशिश करता है कि INSTC डेवलप किया जाए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी भारत का इंपॉर्टेंट पार्टनर है रशिया, लेकिन उनसे व्यापार करने के लिए आपको स्वेज कनाल को पार करके, मेडिटेरेनियन सी को पार करके, यहाँ आपको इंग्लिश चैनल को पार करके, नॉर्दर्न सी को पार करके तब आप पहुँचते हो सेंट पीटर्सबर्ग, तब होता है ट्रेड। तो एक लैंड रूट की बात की गई थी कि आप ईरान से सीधा अजरबैजान होते हुए आप रशिया पहुंच सकते हो और कम समय में वहां पहुंच सकते हो। तो ये INSTC कॉरिडोर के थ्रू ही हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी जोड़ना चाहते थे, जो पार्ट थी अशगाबात एग्रीमेंट का। तो अशगाबात एग्रीमेंट के थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जोड़ना चाहते थे। अशगाबात एग्रीमेंट में सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हमारे साथ हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हम अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, रिसेंटली न्यूज़ में था एक ग्रुप जिससे UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी इनके साथ हम एंगेज कर रहे हैं। रिसेंट न्यूज़ में ये रीजन एक चीज़ की वजह से था कि इस साल चाइना ने एक वर्चुअल ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग की थी C+C5 ग्रुप, यानी सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज और चाइना। इससे पहले शंघाई 5 को लेकर इन्होंने रिश्ते स्टार्ट किए थे इनके साथ। अब याद रखिए देश कब बने, तो इनका भी इतिहास हज़ारों साल पुराना तो होगा। यहाँ से आपका बाबर से लेके जो कनिष्क इसी रीजन से आए थे, लेकिन 1992 से पहले ये देश थे ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सोवियत यूनियन का पार्ट थे और रशिया की एम्पायर अफगानिस्तान तक हुआ करती थी। लेकिन जब USSR का विघटन हुआ तो उसके बाद ये देश बन के उभरे। तो ये अभी ये न्यू रिपब्लिक है, इन्हें स्टैंड्स भी कहते हैं क्योंकि सब स्टैंड्स है, लेकिन यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिविल एक तरह से कह सकते हैं अनरेस्ट भी ज़्यादा है। तो कल पाकिस्तान की बात आप कर लो, या INSTC की बात कर लो, या अशगाबात एग्रीमेंट की बात कर लो, ये सब इस रीजन को बहुत रेलेवेंट बनाती है इंडिया के लिए। और यहाँ रिसेंटली ये C+C5 की बात की गई। अब जब इस रीजन की बात करते हैं तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन भी शुरू होने वाली है ईरान और रशिया के बीच में, जो एक रश्त अस्तारा रेलवे लाइन यहाँ पर बना रहे हैं। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक पार्ट है रश्त अस्तारा रेलवे लाइन, जो ईरान को जोड़ेगा अजरबैजान का रीजन है उसके साथ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपसे पूछा जाए रश्त अस्तारा, ईरान टू अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू और अजरबैजान के पास में अर्मीनिया है, जिनके बीच में एक भीषण युद्ध हुआ है हाल में। किस चीज़ को लेकर, किस जगह के बारे में, तो नगार्नो काराबाग के ऊपर। नगार्नो काराबाग ये भी हम करेंगे डिफरेंटली, पर नगार्नो काराबाग यहाँ पर यहीं पर एक रेलवे लाइन बनाई गई, रश्त अस्तारा रेलवे लाइन, यह भी आप याद रखिएगा INSTC का पार्ट है। इसके अलावा हाल ही में यूनाइटेड नेशंस, जापान और साउथ कोरिया ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी, इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। ये असल में USA मैरीलैंड में है। यहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स आए और बोले कि चाइना जैसे जैसे अपना दबदबा बढ़ा रहा है इस रीजन में, साउथ कोरिया को डरा रहा है, चाइना को डरा रहा है, जापान को डरा रहा है, तो इसको लेकर इन लोगों ने कहा कि भाई हम सब साथ हैं और अगर कोई यहाँ पर गुंडागर्दी करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये है स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया ने एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की लीडरशिप ले ली है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक में। इंडिया को उसकी मेंबरशिप मिली है। क्या काम है इसका, तो सभी कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना पोस्टल सर्विसेज के मामले में। तो इंडिया को लीडरशिप मिली है किसकी, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। अब एक चीज़ और है, जब हम वेस्ट एशिया से आगे की ओर बढ़े तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन आता है इंडो पैसिफिक। वहाँ पर भारत कई सारे छोटे मोटे आइलैंड के साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और यहाँ पर इंडिया बनना चाहता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और इस रीजन में भारत की नेवी की धाक भी बहुत खतरनाक है। तो यहाँ इंडिया
क्या करता है, इंडिया ने एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया है इंडियन ओशन रीजन के लिए, जिसका काम इतना है कि यहाँ पर कोई अगर त्रासदी आई या कोई खतरा आया तो वहाँ पर उसको लेकर सबको सतर्क कर सके। तो उसके लिए एमओयू रिसेंटली इनका क्या, किसके साथ, सेशल्स के साथ। तो यहाँ होता ये है, इस फ्यूजन सेंटर में कोई इन्फॉर्मेशन है वाइट शिपिंग के बारे में। आप सवाल पूछोगे वाइट शिपिंग क्या होता है। देखिए, वाइट शिपिंग मतलब होता है कि अगर कहीं से ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी शिप वहाँ से हमेशा पास कर सकते हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। इसे कहते हैं वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन, कि कौन सा वेसल है जो नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल है। मिलिट्री वेसल तो गुजर नहीं सकते क्योंकि देश को खतरा हो सकता है। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है नेवी का गुरुग्राम में, ये इंडो पैसिफिक रीजन का एक इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इसका एक सेंट्रल हब है जिसमें 12 देश हैं जिनके साथ कोलेब्रेशन किया जाता है इन्फॉर्मेशन को लेकर, किस तरह यहाँ से क्या शिप्स गुजर रहे हैं, क्या कहानी है। इसलिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा यहाँ पर दबदबा किसका है, चाइना का इस रीजन में। तो उसके खिलाफ खड़ा हुआ था क्वाड। क्वाड के कौन कौन से मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहाँ इन्होंने बात करी कि भाई हम क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाएंगे, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क बनाएंगे। और इसी के साथ रिसेंटली ढाका में एक 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें बात की गई इस रीजन में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी पे कैसे फोकस करेंगे। अब एक चीज़ समझिए, इंडियन ओशन सिक्योर कैसे होगा। इंडियन ओशन सिक्योर करने के लिए आप देखें, यहाँ भाई ये रीजन है इंडियन ओशन का, अगर ये वेस्ट एशिया ही डिसजॉइंटेड रहेगा तो क्या ये कभी सिक्योर हो सकता है, नहीं। तो इसीलिए मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी बाकी रीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए यहाँ लगातार चाइना हो, इंडिया हो, यूएसए हो या फ्रांस हो, वो सब अपना पूरा का पूरा पावर यूज़ करते हैं ताकि इस रीजन में अपने आप को स्ट्रांगली पुश कर पाएं।